जब आप अपने कंप्यूटर या फोन से कोई फाइल, मान लीजिए कोई तस्वीर, डिलीट करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो कहाँ जाती है? हमेशा के लिए खत्म? ज्यादातर लोग तो यही मानते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि ये महज एक धोखा है, कि वो तस्वीर असल में अब भी वही है, बस आपकी नजरों से ओझल कर दी गई है? और यही वो धोखा है जो डिजिटल फॉरेंसिक्स की दुनिया की नींव रखता है, जहां एक आम यूजर के लिए कहानी खत्म हो जाती है कि फाइल डिलीट हो गई, वहीं एक जांचकर्ता के लिए असल काम ठीक वहीं से शुरू होता है। वो जानते हैं कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं मिटता। बिल्कुल। और आज हम इसी हैरान कर देने वाली दुनिया की गहराइयों में उतर रहे हैं। हमारे पास ऑटोप्सी, डिजिटल फॉरेंसिक्स एंड द रेजोरेक्शन ऑफ डिलीटेड डेटा नाम के एक लेख से कुछ दिलचस्प जानकारियां हैं। हमारा आज का मिशन ये समझना है कि जांचकर्ता कैसे उन फाइलों को वापस जिंदा करते हैं जिन्हें हम मरा हुआ समझ लेते हैं। और कैसे इन डिजिटल सुरागों से बड़े बड़े अपराधों की गुत्थियां सुलझाई जाती हैं। तो चलिए इस चर्चा को उस सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं जो शायद हर कोई सोचता है कि जब हम डिलीट बटन दबाते हैं तो पर्दे के पीछे असल में होता क्या है। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। हम सोचते हैं कि फाइल को मिटा दिया गया, जैसे किसी कागज को श्रेडर में डाल दिया हो। लेकिन असल में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे वो विंडोज हो या एंड्रॉयड हो, वो थोड़ा आलसी है। आलसी है, ये तो मजेदार तरीका है कहने का। हाँ, मतलब वो पूरी फाइल के हर एक हिस्से को मिटाने की मेहनत नहीं करता। इसके बजाय वो बस एक छोटा सा काम करता है। वो उस जगह को जहां वो फाइल रखी थी खाली या फिर से इस्तेमाल के लिए उपलब्ध के रूप में मार्क कर देता है। अच्छा, तो डेटा वहीं का वहीं रहता है। बिल्कुल। सिस्टम बस अपनी पता किताब, जिसे हम फाइल टेबल कहते हैं, से उस फाइल का पता हटा देता है। ये कुछ ऐसा है जैसे आप किसी बड़ी लाइब्रेरी में जाएं और कैटलॉग कार्ड से एक किताब का रिकॉर्ड फाड़कर फेंक दें। ओके, तो किताब अभी भी शेल्फ पर मौजूद है, बस उसे ढूंढने का सीधा रास्ता अब किसी को नहीं पता। एग्जैक्टली। जब तक कोई नई किताब आके उस पुरानी किताब की जगह नहीं ले लेती, मतलब जब तक उसे ओवरराइट न कर दिया जाए, है ना? बिल्कुल। जब तक उस खाली चिन्हित जगह पर कोई नया डेटा नहीं लिख दिया जाता, तब तक पुराना डेटा पूरी तरह से रिकवर किया जा सकता है। और यही वो समय की खिड़की है जिसका फायदा डिजिटल जासूस उठाते हैं। वो जानते हैं कि सबूत हार्ड ड्राइव की गहराइयों में कहीं ना कहीं छिपा है। तो इस डिजिटल जासूसी के लिए कौन से खास औजार इस्तेमाल होते हैं? मतलब कोई सीधे कंप्यूटर खोलकर तो ये सब नहीं कर सकता? नहीं, इसके लिए खास सॉफ्टवेयर होते हैं। और आज हम जिस टूल की बात कर रहे हैं उसका नाम है ऑटोप्सी। ये डिजिटल फॉरेंसिक्स की दुनिया में एक बहुत ही शक्तिशाली और लोकप्रिय टूल है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। एक मिनट, ओपन सोर्स, इसका मतलब ये मुफ्त है? लेकिन अगर ये ओपन सोर्स और मुफ्त है, तो क्या बड़ी जांच एजेंसियां जैसे FBI या भारत में CBI इस पर भरोसा करती हैं? क्या ये उन महंगे प्राइवेट सॉफ्टवेयर जितना ही अच्छा है? ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब है हाँ। ओपन सोर्स होने का मतलब है कि इसका कोड दुनिया भर के विशेषज्ञ देख सकते हैं, उसकी जांच कर सकते हैं और उसे बेहतर बना सकते हैं। इससे ये ज्यादा पारदर्शी और भरोसेमंद बनता है। अच्छा। दुनिया भर की कई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां इसका इस्तेमाल करती हैं क्योंकि ये शक्तिशाली होने के साथ साथ जरूरत के हिसाब से बदला भी जा सकता है। ये जांचकर्ताओं के लिए एक स्विस आर्मी नाइफ जैसा है। ठीक है, तो ये ऑटोप्सी काम कैसे करता है? मान लीजिए जांचकर्ताओं को एक संदिग्ध का लैपटॉप मिलता है। उनका पहला कदम क्या होता है? क्या वो सीधे लैपटॉप को ऑन करके फाइलें खोजना शुरू कर देते हैं? बिल्कुल नहीं, ये सबसे बड़ी गलती होगी। किसी भी डिजिटल डिवाइस को ऑन करना भी उसके अंदर के डेटा को बदल सकता है। सैकड़ों टेम्पररी फाइलें बन सकती हैं, लॉग्स अपडेट हो सकते हैं। मतलब मूल सबूत से कोई भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए? कभी नहीं। इसलिए सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है डेटा अधिग्रहण, जिसे हम डेटा एक्विजिशन भी कहते हैं। और ये अधिग्रहण कैसे होता है? जांचकर्ता उस लैपटॉप की हार्ड ड्राइव की एक फॉरेंसिक इमेज बनाते हैं। अब ये कोई जेपेग तस्वीर नहीं है, ये उस हार्ड ड्राइव की बिट दर बिट कॉपी होती है। इसका मतलब है ओरिजिनल डिवाइस का हर एक 0 और 1 ठीक वैसा का वैसा कॉपी कर लिया जाता है। अच्छा, जिसमें वो खाली जगह भी शामिल होती हैं जहां डिलीट की गई फाइलों के टुकड़े पड़े हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल, ये क्राइम सीन को पूरी तरह से फ्रीज करके उसकी एक डिजिटल कार्बन कॉपी बनाने जैसा है। अब सारी जांच इसी कॉपी पर होगी, असली डिवाइस को सुरक्षित रखा जाएगा। समझ गया। तो अब हमारे पास क्राइम सीन की एक परफेक्ट अछूती कॉपी है।
अब ऑटोप्सी अपना जादू कैसे चलाता है? अब वो डिलीट की गई फाइलों को कैसे ढूंढता है? एक बार फोरेंसिक इमेज ऑटोप्सी में लोड हो जाती है तो ये कई स्तरों पर काम करता है। सबसे पहले तो ये उन फाइलों को ढूंढता है जिनका रिकॉर्ड फाइल टेबल में अभी भी मौजूद है, भले ही उन्हें डिलीट कर दिया गया हो। ओके। लेकिन असली चुनौती तब आती है जब फाइल का सारा रिकॉर्ड ही मिटा दिया गया हो। हाँ, मतलब जब लाइब्रेरी के कैटलॉग से सिर्फ कार्ड ही नहीं बल्कि उस किताब से जुड़ी सारी जानकारी हटा दी गई हो, तब आप उसे कैसे ढूंढेंगे? ऐसे मामलों के लिए एक बहुत ही शानदार तकनीक है जिसे हम कहते हैं फाइल कार्विंग। कार्विंग, ये तो मूर्तिकला जैसा शब्द है। इसका मतलब क्या है? कि आप डेटा को तराशते हैं? आप इसे कुछ वैसा ही समझ सकते हैं। फाइल कार्विंग में ऑटोप्सी पूरे रॉ डेटा को, यानी लाखों करोड़ों 0 और 1 को एक एक करके स्कैन करता है। वो खास पैटर्न या डिजिटल सिग्नेचर खोजता है जो हर तरह की फाइल की शुरुआत और अंत में होते हैं। डिजिटल सिग्नेचर जैसे हर जेपीजी इमेज फाइल एक खास कोड से शुरू होती है और एक खास कोड पर खत्म होती है। ऑटोप्सी इन सिग्नेचर्स को पहचानकर बीच के सारे डेटा को एक साथ जोड़कर पूरी फाइल को फिर से तराश कर बना लेता है। और ये वो तब भी कर लेता है भले ही उसका नाम, साइज या लोकेशन जैसी कोई भी जानकारी मौजूद न हो। ये तो कमाल है। मतलब मान लीजिए किसी ने फिरौती की चिट्ठी टाइप करके डिलीट कर दी और फिर कंप्यूटर को भी साफ करने की कोशिश की, लेकिन अगर उस फाइल के टुकड़े ओवरराइट नहीं हुए हैं तो ऑटोप्सी उसके सिग्नेचर को पहचानकर उस चिट्ठी को वापस हासिल कर सकता है। बिल्कुल, उसे शब्दशः वापस लाया जा सकता है। लेकिन सिर्फ फाइल को ढूंढना काफी नहीं है। एक अदालत में आपको ये भी साबित करना होता है कि वो फाइल कब बनी, कब डिलीट हुई और क्या उसमें कोई बदलाव हुआ था। आपको उस फाइल की पूरी कहानी चाहिए होती है। सही कहा। और ये कहानी हमें अगले स्तर पर ले जाती है, फाइल सिस्टम विश्लेषण। फाइल सिस्टम एनालिसिस। हाँ, हर हार्ड ड्राइव का एक ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम होता है, जैसे NTFS या FAT32। ये सिस्टम एक डायरी की तरह होता है जो हर फाइल की हर गतिविधि का रिकॉर्ड रखता है। ऑटोप्सी इस फाइल सिस्टम का गहराई से विश्लेषण करता है। वो बता सकता है कि कोई फाइल किस तारीख, किस समय पर बनाई गई, उसे आखिरी बार कब खोला गया, उसमें क्या बदलाव किए गए और उसे कब डिलीट किया गया। ये सारी जानकारी मिलाकर घटनाओं की एक सटीक टाइमलाइन बनाने में मदद करती है। बिल्कुल। अच्छा, तो आपके पास अब डिलीट हुई फाइलें भी हैं और उनकी टाइमलाइन भी है। लेकिन जैसा स्रोत में बताया गया है, आज के ज़माने में डिवाइस में लाखों फाइलें होती हैं, 1 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव। इसमें से काम की चीज़ कैसे ढूंढेंगे? ये तो भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। और इसी भूसे के ढेर में सुई खोजने की समस्या को हल करने के लिए ऑटोप्सी का सबसे शक्तिशाली फीचर काम आता है। वो है कीवर्ड खोज। कीवर्ड सर्च। हाँ, आप इसे पूरी हार्ड ड्राइव के लिए एक सुपर पावरफुल गूगल सर्च इंजन समझ सकते हैं। तो जांच करता है इसमें क्या खोजते हैं? मतलब कुछ भी जो केस से जुड़ा हो। मान लीजिए एक धोखाधड़ी का मामला है, तो वो किसी खास बैंक अकाउंट नंबर, किसी संदिग्ध कंपनी के नाम या गुप्त लेन देन जैसे शब्दों को खोज सकते हैं। अच्छा। अगर ये कोई आपराधिक मामला है तो वो किसी व्यक्ति का नाम, पता या किसी खास तरह के हथियार का नाम खोज सकते हैं। और सबसे मजबूत बात यह है कि ऑटोप्सी ये खोज सिर्फ मौजूदा फाइलों में नहीं बल्कि उन खाली जगहों पर भी करता है जहां डिलीट की गई फाइलों का डेटा अभी भी पड़ा हुआ है। मतलब ये उन शब्दों को भी ढूंढ सकता है जो किसी डिलीट की गई ईमेल या चैट हिस्ट्री का हिस्सा थे। हाँ, जब तक वो डेटा ओवरराइट ना हुआ हो। ये जांचकर्ताओं को सीधे उन चंद फाइलों तक पहुंचा देता है जो उनके काम की हो सकती हैं, और इससे महीनों का काम दिनों या घंटों में हो जाता है। लेकिन अपराधी भी तो चालाक होते हैं ना। क्या होगा अगर कोई सबूत छिपाने के लिए फाइल की पहचान ही बदल दे? मान लीजिए कोई अपनी सारी सीक्रेट लेनदेन की एक्सेल शीट को familyvacation.jpg नाम देकर छिपा देता है। पहली नजर में तो वो एक तस्वीर लगेगी। ये एक बहुत आम तरकीब है, लेकिन फोरेंसिक्स टूल को धोखा देना मुश्किल है। यहीं पर फाइल प्रकार के पहचान की भूमिका आती है। फाइल टाइप आइडेंटिफिकेशन। हाँ, और इसका नियम बहुत सरल है। कभी भी लेबल पर भरोसा मत करो। ऑटोप्सी फाइल के नाम या उसके एक्सटेंशन .jpg, .docx पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता। तो फिर वो कैसे पहचानता कि फाइल असल में क्या है? वो फाइल के अंदर के कंटेंट को, उसके हेडर या सिग्नेचर को देखता है। जैसा हमने फाइल कार्विंग में बात की थी, हर फाइल का अपना एक यूनिक डिजिटल DNA होता है। तो भले ही आपने एक एक्सेल शीट का नाम बदलकर तस्वीर जैसा रख दिया हो, ऑटोप्सी उसके हेडर को पढ़ते ही समझ जाएगा कि ये तो एक स्प्रेडशीट है, तस्वीर नहीं। ये डिजिटल फॉरेंसिक्स का पहला नियम है
ऑटोप्सी सीधे फाइल की आत्मा को देखता है, उसके कपड़ों को नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सब सुनकर तो लगता है कि डिजिटल दुनिया में कुछ भी छिपाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन मुझे यकीन है कि ये प्रक्रिया हमेशा इतनी आसान नहीं होती होगी। स्रोत में कुछ चुनौतियों का भी जिक्र है, और मैं सबसे बड़ी चुनौती के बारे में सोचना चाह रहा हूँ, एन्क्रिप्शन। एन्क्रिप्शन। अगर किसी ने अपनी पूरी हार्ड ड्राइव को एन्क्रिप्ट कर दिया हो, तब तो ये सारे टूल्स बेकार हो जाते होंगे। एन्क्रिप्शन आज के समय में सबसे बड़ी और सबसे जटिल चुनौती है। अगर डेटा को मजबूत एन्क्रिप्शन से लॉक किया गया है और आपके पास उसे खोलने की या पासवर्ड नहीं है, तो वो डेटा सिर्फ बेमतलब के अक्षरों का ढेर है। उसे पढ़ना या समझना नामुमकिन है। तो क्या ये जांच के लिए एक डेड एंड है, खेल खत्म? हमेशा नहीं। जांचकर्ताओं का लक्ष्य एन्क्रिप्शन को तोड़ना नहीं होता, क्योंकि आधुनिक एन्क्रिप्शन को ब्रूट फोर्स से तोड़ना लगभग असंभव है। हाँ, उसमें तो हजारों साल लग सकते हैं। हाँ, उनका असली लक्ष्य होता है डिक्रिप्शन की को ढूंढना। हो सकता है वो की कंप्यूटर की मेमोरी में कहीं रह गई हो, या किसी दूसरी अनएन्क्रिप्टेड फाइल में लिखी हो, या फिर संदिग्ध ने उसे कहीं और इस्तेमाल किया हो। ये एक अलग तरह की जासूसी बन जाती है। और दूसरी बड़ी चुनौती जिसका जिक्र था वो थी डेटा की विशाल मात्रा। आपने टेराबाइट्स का जिक्र किया। एक आम इंसान के लिए समझना मुश्किल है कि एक टेराबाइट डेटा असल में होता कितना है। इसे ऐसे समझिए, अगर आप सिर्फ अक्षर टाइप करें तो एक टेराबाइट डेटा से आप लगभग 50 करोड़ पन्नों की किताबें भर सकती हैं। 50 करोड़? हाँ, अब सोचिए एक जांचकर्ता को इतने बड़े डेटा के समंदर में से सबूत की कुछ बूंदें खोजनी है। ये इंसानी तौर पर बिना शक्तिशाली टूल्स के संभव ही नहीं है। यहीं पर कीवर्ड सर्च और ऑटोमेटेड एनालिसिस की अहमियत और भी बढ़ जाती है। बिल्कुल। तो भविष्य किस दिशा में जा रहा है? जैसे जैसे अपराधी और तकनीक दोनों ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो रहे हैं, क्या फॉरेंसिक्स के तरीके भी उसी रफ्तार से विकसित हो रहे हैं? बिल्कुल, ये एक सतत चलने वाली दौड़ है। ऑटोप्सी जैसे टूल्स को नए फाइल सिस्टम, नए इंक्रिप्शन तरीकों और क्लाउड स्टोरेज जैसी नई तकनीकों के लिए लगातार अपडेट किया जा रहा है। और भविष्य में जो सबसे बड़ा बदलाव हम देखेंगे वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी एआई और ऑटोमेशन की बढ़ती भूमिका। एआई इसमें कैसे मदद करेगा? क्या एआई ही पूरी जांच कर लेगा? नहीं, एआई जांचकर्ता की जगह नहीं लेगा, बल्कि उसे एक सुपर पावर देगा। एआई इंसानों से कहीं ज्यादा तेजी से पैटर्न पहचान सकता है। वो लाखों फाइलों का विश्लेषण करके अपने आप संदिग्ध गतिविधियों को उजागर कर सकता है। जैसे वो बता सकता है कि इस यूजर ने रात के 3 बजे अचानक 500 फाइलें डिलीट की और फिर एक बाहरी सर्वर से कनेक्ट किया, जो एक रेड फ्लैग हो सकता है। इससे जांचकर्ता अपना ध्यान सबसे जरूरी सुरागों पर लगा पाएंगे। तो चलिए आज की इस गहरी और दिलचस्प चर्चा को समेटते हैं। मेरे लिए सबसे बड़ा सबक ये था कि डिलीट का मतलब खत्म होना नहीं है, ये सिर्फ डेटा को अदृश्य बनाने का एक भ्रम है। दूसरा, ऑटोप्सी जैसे शक्तिशाली और ओपन सोर्स उपकरण जांचकर्ताओं को इस डिजिटल भ्रम के पर्दे के पार देखने और छिपे हुए डिजिटल सुरागों को उजागर करने में मदद करते हैं, और ये सुराग किसी केस को बना या बिगाड़ सकते हैं। और तीसरा, ये कि पूरी प्रक्रिया बहुत व्यवस्थित है। ये सिर्फ फाइलें ढूंढना नहीं है, बल्कि एक सटीक फॉरेंसिक इमेज बनाने से लेकर फाइल कार्विंग से डेटा को तराशने और फिर उसकी पूरी कहानी जानने के लिए फाइल सिस्टम का विश्लेषण करने तक का एक गहरा विज्ञान है। और इन सब का अंतिम निष्कर्ष ये है कि हमारी इस डिजिटल दुनिया में हम जाने अनजाने में हर पल अपने पीछे डिजिटल निशान छोड़ते जाते हैं। चाहे वो एक डिलीट किया गया मैसेज हो, हमारी लोकेशन हिस्ट्री हो, या किसी तस्वीर का छिपा हुआ मेटा डेटा हो। और आधुनिक न्याय प्रणाली में इन डिजिटल निशानों को पढ़ने और समझने की क्षमता हर गुजरते दिन के साथ और ज्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही है। स्रोत इस विचार के साथ समाप्त होता है कि इन तकनीकों की वजह से डिजिटल युग में न्याय संभव है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हम अपने श्रोताओं के लिए एक अंतिम सवाल छोड़ना चाहेंगे। सवाल ये है, जैसे जैसे हमारा जीवन और अधिक डिजिटल होता जा रहा है, हमारे घरों में स्मार्ट स्पीकर हैं, हमारी गाड़ियां इंटरनेट से जुड़ी हैं, हम अपनी सेहत को स्मार्ट घड़ियों से ट्रैक करते हैं, तो आज से 10 साल बाद जांचकर्ता किस नए तरह के डिजिटल सबूत की तलाश कर रहे होंगे? भविष्य का डिजिटल क्राइम सीन कैसा दिख सकता है, और उसमें हमारी निजता की क्या जगह होगी?